छावा को भी मैं बड़े उत्साह से गया था क्योंकि लगा कि चलिए ठीक है, देखते हैं, इन सबों ने कुछ प्रयास किया होगा। लेकिन जब देखा मैंने तो बड़ा दुखी करने वाली फिल्म मुझे लगी है। फिल्मों को किस तरीके से देखा जाना चाहिए और फिल्में क्या कुछ कहती है और फिल्मों का क्या इम्पैक्ट और इफेक्ट होता है सोसाइटी को लेकर। सलीम की माँ का नाम जोधाबाई नहीं था। सलीम की माँ एक मुसलमान औरत थी। तो मैंने जो फिल्में देखना बंद कर दिया है, तो इसने मुझे उत्साहित नहीं किया कि मैं जाके फिल्में देखना शुरू करूं। मुर्गा कटे तो जश्न मनाया जाए। अपने बाप के पैसे से कोई नहीं फिल्म बनाना चाहता है। फिल्में इतिहास बता रही हैं और फिल्में इतिहास सिखा रही है। फिल्म इंडस्ट्री जो है वो बड़ी भयंकर इंडस्ट्री है। यहाँ कोई किसी का मित्र नहीं, धन महत्वपूर्ण है। श्रीकांत जी जहाँ बैठे हुए हैं, आप उस घर में अपनी एक फिल्म बना सकते हैं। अब कहीं कोई आवश्यकता ही नहीं है कि आपको कोई स्टूडियो खोजना पड़े, हर जगह कोई आवश्यक नहीं है। लेकिन नकलची बॉलीवुड, चाहे वो कलाश फिल्में हो या कमर्शियल फिल्में हो, हर जगह नकल। नमस्कार, मैं कुमार श्रीकांत आपका स्वागत कर रहा हूं और आज हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड को लेकर। और एक फिल्म आई है विकी कौशल की, छावा। छावा किस तरीके से आप समझिए, या फिर कहा जाए बॉलीवुड लगातार कुछ सालों से अगर देखा जाए नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद, या फिर हिंदुत्व या राष्ट्रवाद की एक लहर आने के बाद, फिल्मों का सब्जेक्ट या फिल्मों का परिप्रेक्ष्य, या फिर कहा जाए फिल्मों के हर एक सब्जेक्ट में, विषय में, अब वो सर्वधर्म वड़ा पाव, स्वरधर्म संभाव, वो सब दिखाई नहीं देता। अब हिंदूवादी या फिर कहा जाए राष्ट्रवादी मुद्दों पर ज्यादा फिल्में बन रही हैं। छावा उसमें कड़ी है, लेकिन अभी भी बहुत सारे हिंदू आइकन्स या फिर कहा जाए राष्ट्र को लेकर सोचने समझने वाले, और जिनका पूरा का पूरा जीवन इस भारत भूमि के लिए समर्पित रहा है, उन पर फिल्में बननी बाकी हैं। छावा क्योंकि संभाजी के बारे में है, लेकिन अभी भी छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में फिल्म बननी बाकी है। और अगर कहा जाए तो पृथ्वीराज चौहान पर एक फिल्म बनी, लेकिन वो किस किस आ, किस लहजे की या किस क्वालिटी की बनी, खैर वो अलग विषय होगा। लेकिन बहुत सारे हिंदू आइकन्स पे भी फिल्में बाकी हैं। और ये नैरेटिव कैसे बनता है, फिल्मों को किस तरीके से देखा जाना चाहिए और फिल्में क्या कुछ कहती है और फिल्मों का क्या इम्पैक्ट और इफेक्ट होता है सोसाइटी को लेकर। और जो जेंजी किड है या फिर आजकल के जो लोग हैं जिनको इतिहास की कोई समझ नहीं, वो इतिहास ई से शुरू होता है कि आई से शुरू होता है, ये भी उनको नहीं पता। दरअसल वो इतिहास को फिल्मों में देखकर समझते हैं, इसीलिए वो जोधा और अकबर समझ पाते हैं, इसीलिए वो अनारकली और आपको पता है अनारकली का साथ वाला कौन था, बहरहाल। तो फिल्में इतिहास बता रही हैं और फिल्में इतिहास सिखा रही हैं। इसमें हिंदू आइकन्स को लेकर जो फिल्में बन रही हैं उसका समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा, सबकॉन्शियस माइंड पर, और किस तरीके से वो नैरेटिव बना रही हैं, आज इसी मुद्दे पर बात करेंगे। मेरे साथ राजेश कुमार सिंह जी मौजूद हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है, जो नमस्कार। फिल्म समीक्षक भी हैं, फिल्म का डायरेक्शन भी कर चुके हैं, और फिल्मों को लेकर बहुत बेहतर टिप्पणी करते हैं और बहुत बेहतर फिल्मों को क्रिटिसाइज करते हैं। मैं उतना बड़ा फिल्मों का शौकीन नहीं हूं और ना मुझे फिल्म के बारे में पता है। और मैं अपने लिए मैं कहता हूं कि फिल्म एफ से शुरू होती है कि ई से, मुझे ये भी नहीं पता। मैं केवल फिल्म मनोरंजन की दृष्टि से देखता हूं। लेकिन फिल्मों को देखने का नजरिया राजेश जी का अलग है। और राजेश जी को आप संघ चिंतक के तौर पर जानते हैं, और किस तरीके से राजनीति को लेकर बेहतर टिप्पणी और समीक्षा करते हैं राजेश सर। हमारी पिछली वीडियो में आप देख देख चुके हैं। राजेश सर, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। और मैं छावा के बहाने जरा सिनेमा बॉलीवुड की रंगीनियत पर बात करना चाहूंगा। पहली बात तो आप छावा को किस तरीके से देखते हैं, इस पूरी फिल्म को, और उस फिल्म का क्या इफेक्ट है, क्या इम्पैक्ट है। और मैंने जो इतिहास को लेकर बात कही कि ज्यादातर लोग इतिहास को फिल्मों से समझने की कोशिश करते हैं, गांधी को फिल्मों से समझने की कोशिश करते हैं, भारतीय आजादी के पूरे मूवमेंट को वो फिल्म से समझने की कोशिश करते हैं, और फिल्में इतिहास की दृष्टि से बनाई नहीं जाती। राजेश सर। मैं तो श्रीकांत जी, मैंने फिल्में देखना करीब करीब बंद ही कर दिया है। मैं बहुत नहीं देखता फिल्में। पहले तो बहुत फिल्म ही मेरा एक तरीके से जीवन था, और बचपन से मैं फिल्मों से देखने
देखता रहा, फिर बाद में जुड़ा। मैं फिल्म और टेलीविजन से बहुत नमस्कार सुजीत जी। सुजीत जी, देर आए दुरुस्त आए। हमने जस्ट अभी आरंभ किया है और मैं जरा एक बार सुजीत जी का वेलकम कर लूं। सुजीत दासगुप्ता हमारे साथ जुड़े हैं, स्वधर्म के संपादक हैं, एडिटर हैं, और मैं अगर दूसरी भाषा में कहूं तो राष्ट्रीय चिंतक है। राष्ट्रवाद को लेकर बहुत बेबाकी से बातचीत करते हैं। स्वधर्म के प्लेटफॉर्म पे मैं और सुजीत जी अलग अलग मुद्दों पर बातचीत भी करते हैं। और हमारा लास्ट का पॉडकास्ट, राजेश जी केवल मैं 2 सेकंड चाहूंगा। लास्ट का जो पॉडकास्ट था हमारा, वो हमने रामायण पर किया था, और रामायण की काल गणना कितनी, और ये आधुनिकता के हिसाब से, साइंस के हिसाब से की थी। मैं दर्शकों से इस बीच ये भी कहना चाहूंगा कि उस वीडियो को भी देखिएगा, और इस वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सुजीत जी, कभी अभी तक मैंने केवल छावा की पृष्ठभूमि पे थोड़ी बात की है, और मैंने केवल राजेश जी से पूछा कि किस तरीके से फिल्में इतिहास बना देती हैं। यानी कि जो लोग इतिहास नहीं पढ़ते वो फिल्मों से इतिहास समझते हैं। तो ये कितना अच्छा और कितना बुरा है। जी राजेश सर। जो मैं बता रहा हूं आपसे कि फिल्में तो देखना मैंने बंद कर दिया है आजकल, लेकिन कभी कभार क्या होता है कि किन्हीं परिस्थितियों में कहीं कोई ऐसी फिल्म आती है जिसके बारे में इतिहास से जुड़ी हो, और हमारे भारत के जो महापुरुष हैं, राष्ट्रवाद से जुड़ी कोई फिल्म हो, वो आती है, और जो कुछ मित्र हैं हमारे, प्रतीक बुराडे और ये सारे लोग उसके बारे में लिखते हैं, तो मुझे लगता है कि भाई चलिए देखना है तो उसको देख लिया जाए। 2 दृष्टिकोणों से देखता हूँ, क्योंकि राष्ट्रवाद वाली फिल्में जो है सोच के कि भाई चलिए देखेंगे और कुछ अच्छी बात कहेंगे तो प्रमोट भी हो जाएगी, लोग देखेंगे उसको और देखेंगे कैसा उन्होंने काम किया है। तो मेरा अपना अनुभव ये रहा है, जो इस प्रकार की जो फिल्में हैं, उन फिल्मों को जिस तरीके से बॉलीवुड ने, और मैं बहुत पहले से, आज से नहीं, पिछले समझ लीजिए कि कई लगभग 2 दशकों से मैं ये कहता रहा हूँ कि बॉलीवुड को तो के ऊपर प्रतिबंध लगा देना चाहिए कि वो भारत के इतिहास से, भारत की संस्कृति परंपरा से जुड़ी फिल्मों को इन्हें छूने तक नहीं देना चाहिए, उन विषयों को उनको छूने तक नहीं देना चाहिए, क्योंकि जब भी जो कुछ भी करेंगे तो उसमें वो चौपट ही करेंगे, और कभी उसके साथ पूरा संपूर्ण न्याय तो ये लोग बिल्कुल ही नहीं करते हैं। क्योंकि 2-3 बातें हैं। एक तो बॉलीवुड का चरित्र ऐसा हो गया है कि वो लेफ्ट लिबरल पूरा गैंग, और इस्लामिस्ट, जो क्रिप्टो इस्लामिस्ट जो मैं कहता हूँ, जावेद अख्तर जैसे लोग, ये सारे लोग वहाँ बैठे हुए हैं, हर स्थान में बैठे हुए हैं, लिखने वालों में भी बैठे हुए हैं, फिल्म बनाने वालों में भी बैठे हुए हैं, निर्देशक हों चाहे निर्माता हों, यहाँ तक कि जो अभिनेता हैं वो भी उस दृष्टिकोण को लेके चलते हैं। बहुत गहराई से बैठे हुए हैं, वो बैठे हुए भी नहीं है। तो वहाँ उन परिस्थितियों में एक तो ये समस्या है। दूसरी समस्या ये है कि इनको शोध जो करना चाहिए, जो सामान्य शोध है, जो आपके आसपास जो विजुअल मिल रहे हैं, जो पुराना कुछ डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध हैं, कुछ पुरानी फिल्में उपलब्ध हैं, उन्हीं को लेके उनको जोड़ के अगर आप शोध कर लें, तो सिनेमा की दृष्टि से जिस प्रकार का प्रयास होना चाहिए, चाहे वो वेशभूषा को लेके है, चाहे वो सेट्स जो इनके हैं वो है, जो उस देश काल को सही चित्रित करता हो, उसके लिए जिस प्रकार के शोध की आवश्यकता है वो शोध बिल्कुल ही नहीं की जाती। कथा वस्तु की दृष्टि से भी जैसे शोध चाहिए वो शोध होती नहीं है। इसके कारण जो कुछ भी ये करते हैं बहुत ही अधकचरा सा काम करते हैं। और मैं अधिकतर जब भी मैंने ऐसे विषयों पे बनी फिल्मों को देखा है, ऐतिहासिक विषयों पर बनी फिल्मों को देखा है, तो मेरे लिए ये दुख का ही कारण रहा है। मुझे कष्ट ही होता है उन फिल्मों को देखकर। तो छावा भी कोई उसका अपवाद नहीं है। छावा को भी मैं बड़े उत्साह से गया था, क्योंकि लगा कि चलिए ठीक है देखते हैं, इन सबों ने कुछ प्रयास किया होगा, लेकिन जब देखा मैंने तो बड़ा दुखी करने वाली फिल्म मुझे लगी है। और एक तो फिल्म की सुंदरता ये होती है कि वो आपको एंगेज करती है, आप उससे जुड़ते हैं, आपको बांधती है। तो ये फिल्म तो बांधती भी नहीं है, बोर करती है आपको ज्यादातर। और जो चरित्र है, संभाजी का जो चरित्र है, इतिहास पुरुष है, उस चरित्र को भी जिस तरीके से उकेरना चाहिए था, जिस तरीके से उसको विकसित करना चाहिए था, वो भी नहीं होता है। उसके जो संवाद है वो भी ठीक से नहीं लिखे गए हैं। और संगीत, इतने बड़े संगीतकार हैं यार रहमान, उनका तो उन्होंने तो गजब ही कर दिया है।
मतलब कि मूर्खता की सीमा कर दी है यहाँ। आपको पता होगा सुरजीत जी, वो जो डर जो होता है, वो जो नहीं, बड़ा दुखी, वो एक चलता रहता है बैकग्राउंड में, उस तरह का जी। संगीत एकदम जैसे कि दुख भरा वातावरण क्रिएट करना है, और वो भी विदेशी जो है कि सब लोग जैसे कि एक विलाप जैसा करते हुए दिखाई पड़े। और जो सारा असर हो गया है रहमान साहब पे, क्योंकि स्लम डॉग मिलियनेयर वगैरह में उनको अवार्ड वगैरह मिल गए, तो विदेशों का और विदेशी संगीत का इतना प्रभाव हो गया है कि उसको भी लेके ये अपने भारतीय फिल्मों में ठूंस देते हैं। कहाँ कितना सुंदर हो सकता था, कितने अच्छे गीत हो सकते थे, महाकवि भूषण इतनी अच्छी अच्छी कविताएं लिख के गए हैं, हमारे जो खुद के श्लोक हैं, हमारे जो हिम्स हैं, उनका उपयोग किया जा सकता था। तो ये सारी संभावनाएं जो है, जो एक अच्छा फिल्मकार उनको खोजता, उनको एक्सप्लोर करता, शोध करता उसके ऊपर, और फिर बनाता अपनी फिल्म, अपनी अपनी पटकथा लिखता, वो सब नहीं किया गया है। तो मेरे लिए ये एक अंग्रेजी में जो शब्द है डिसअपॉइंटिंग, मेरे लिए निराशाजनक अनुभव ही रहा। तो मैंने जो फिल्में देखना बंद कर दिया है, तो इसने मुझे उत्साहित नहीं किया कि मैं जाके फिल्में देखना शुरू करूं। सुजीत जी, किस तरीके से फिल्में इतिहास, जो बच्चे इतिहास से पढ़ते हैं वो फिल्में देखकर इतिहास समझते हैं, इस बात का उदाहरण बहुत है। यानी कि हमने देखा जोधा और अकबर, बल्कि जोधा जैसी कोई अकबर की रानी नहीं थी। हमने मुगले आजम में सलीम को देखा, और सलीम जैसा, और जो अनारकली का परिप्रेक्ष्य वो कुछ है नहीं। गांधी को लेकर फिल्में बनी, गांधी के वो योगदान जो गांधी ने किए नहीं उसका भी दूर दूर तक जिक्र नहीं। हमने भगत सिंह को लेकर देखा, भगत सिंह को कॉमरेड बनाया गया और भगत सिंह को एक तरीके से नास्तिक बताया गया, ऐसा कुछ है नहीं। डॉक्टर अंबेडकर पे फिल्में बनी, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर इस्लाम के बारे में क्या सोचते हैं वो फिल्म बताती नहीं। तो अधकचरा जो बात राजेश जी ने कही, अधकचरा ज्ञान रहता है, और वो किस तरीके से इतिहास को एक तरीके से अलग तरीके से बिना रिसर्च के पेश करते हैं, और इसका एक बड़ा इफेक्ट पड़ता है जनमानस पर। श्रीकांत जी, हमने जो फिल्मों पर अलग से एक कार्यक्रम किया था, उसमें मैंने ये उल्लेख किया था कि जो कमर्शियल फिल्में होती हैं और जो आर्ट हाउस फिल्में होती हैं, वो हमारे समाज के दो अलग अलग वर्गों को एड्रेस करती है। तो अगर आप कमर्शियल फिल्म की बात करें तो के आसिफ, जिन्होंने मुगले आजम बनाई, उस समय मुझे पता नहीं कि लोग कितने जागरूक थे, किसी ने हंगामा किया या नहीं, लेकिन आशुतोष गोवारिकर ने जब जोधा अकबर बनाई, और उसमें भी प्रेमाइस वही था कि अकबर की एक राजपूतानी बीवी थी, हालांकि रही होगी, लेकिन जो हिस्ट्री जो कहता है कि जोधाबाई नामक कोई पत्नी उनकी नहीं थी, नंबर 1। नंबर 2, जो राजस्थानी जो लेखाकार जो हैं, जो रिकॉर्ड्स रखते हैं, उनके रिकॉर्ड में ऐसी कोई बात नहीं है कि किसी जोधाबाई से अकबर की कभी शादी हुई थी, कभी निकाह हुआ था। जी टोक रहा हूं, आपके और हाँ, मेरे मित्र हैं रत्नू जी, हाँ, डॉक्टर ओम रत्न, हाँ, उन्होंने तो इस बात का खंडन किया है कि जोधा नहीं, कोई वो पत्नी केवल नहीं थी। केवल वो नहीं है, बहुत बड़े समय से, ये जब आशुतोष गोवारिकर की फिल्म आई थी, उस समय सोशल मीडिया इतना था नहीं। मैं तो पायनियर अखबार में था, तो हम लोगों ने अखबार में लिखा था, और उस समय भी बहुत सारे पत्र हमारे पास राजस्थान से आए थे पाठकों के, और कई लोगों ने ये चुनौती भी दी थी कि कोई प्रमाणित करके दिखाए। केवल यही नहीं, जिस इतिहास को वामपंथी मानते हैं, उस इतिहास को भी अगर आप खंगाले, तो सलीम की मां का नाम जोधाबाई नहीं था। सलीम की मां एक मुसलमान औरत थी। तो किसी भी एंगल से तो वो सच है ही नहीं। लेकिन जैसा मैंने कहा कि कमर्शियल फिल्म में जैसे दिखाते हैं, तो वो समाज के एक वर्ग को आकर्षित करता है। लेकिन जब आपने गांधी का भी नाम लिया, वो आर्ट हाउस फिल्म में आता है। तो रिचर्ड एटनबरो ने जब गांधी बनाई, उस समय भी बहुत आलोचना हुई। वो टाइम भी ऐसा नहीं था कि सोशल मीडिया आ गया था। मैं तो अंग्रेजी और बांग्ला के अखबार पढ़ता था उस समय,
और उसमें दोनों में बहुत आलोचना छपी थी। हालांकि बाद में एटनबरो को पुरस्कृत भी किया गया, क्योंकि गांधी के जीवन के जितने भी विवादित विषय हैं उनको उन्होंने छोड़ दिया। चाहे कैलेनबैक की बात हो जिससे उनके समलैंगिक संबंध थे, क्योंकि अगर मैं ऐसा मुद्दा क्यों उठा रहा हूं, विवादित मुद्दा क्यों उठा रहा हूं, क्योंकि जब आप किसी का चारित्रिक चित्रण करते हैं तो आप ऑनेस्ट, ईमानदार तब माने जाते हैं जब आप उसकी अच्छाई और बुराई दोनों दिखाएं। तो गांधी के कैरेक्टर के अंदर जो शेडी बातें जो जितनी भी थी उसको रिचर्ड एटनबरो स्किप कर गए। जिन जिन बातों पर, अच्छा अगर मैं उनके निजी जीवन में नहीं भी जाऊं, हालांकि गांधी जी स्वयं कहते थे कि एक जो पब्लिक फिगर है उसका निजी जीवन कुछ होता ही नहीं है। वो अपने बारे में, स्वयं के बारे में कहते थे कि मेरा जो कुछ भी है अंदर बाहर सब कुछ पब्लिक है, मेरा कुछ भी प्राइवेट नहीं है। तो इसीलिए उन्हीं की बात मानते हुए उनकी आलोचना कर रहा हूं। और जो पब्लिक स्फीयर में जो बातें हुई थी, जैसे किन किन मुद्दों पर जो कांग्रेस के अंदर नरम दल और गरम दल थे, इनमें विवाद क्यों होता था, सुभाष बोस को किन हालात में पार्टी से निकलना पड़ा, मजबूर होना पड़ा, जबकि पट्टभी सीतारमैया जो बुरी तरह से हार गए थे उनसे कांग्रेस के अंदर चुनाव में, और गांधी जी ने कहा कि इनकी हार मेरी अपनी हार है, पट्टभी सीतारमैया की हार मेरी अपनी हार है। और उसके बाद आज के परिवेश में देखिए, मैं तो जब इतिहास की बात करता हूं तो जो हमारी तरफ के जो श्रद्धेय लोग हैं वो भी कुछ लपेटे में आ जाते हैं। आज के दिन में सरदार पटेल राष्ट्रवादी लोगों के लिए बहुत बड़ी हस्ती है, बहुत बड़ी हस्ती है। लेकिन ये हकीकत है कि जिस समय गांधी जी ने कांग्रेस के अंदर वैसा एक माहौल बना दिया था, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल, पंडित नेहरू, ये सब उनके साथ थे। सबने एक तरह से सुभाष बोस का बॉयकॉट किया था, जिससे मजबूर होकर उनको कांग्रेस से निकलना पड़ा। तो अगर आप फिल्म बना रहे हैं, आपको ऐसे विवादित, ऐसे विवादास्पद विषयों को भी उठाना पड़ेगा, नहीं तो वो ऑनेस्ट कैरेक्टराइजेशन नहीं होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि गांधी केवल बुरे थे, अच्छाई उनमें कुछ भी नहीं थी, लेकिन अगर आप केवल अच्छाइयों को लेकर एक फिल्म बनाते हैं, वो हिस्ट्री नहीं होती, वो हेजियोग्राफी हो जाती है। अब और निकट आते हैं, और निकट आते हैं, वो तो 80 के दशक की बात हो गई, मुगले आजम 60 के दशक की बात हो गई, गांधी फिल्म बनी थी 80 के दशक में। ये जो फिल्म शायद 2006 या 7 की होगी, जोधा अकबर। तो और नजदीक आते हैं। अब आते आते छावा की बात हो रही थी, छावा मैंने देखी नहीं है फिल्म, लेकिन उसमें भी कहीं कहीं राजेश जी तो बता रहे हैं कि वो डिसअपॉइंटेड हैं, लेकिन जो खास कुछ बिंदु जिन्होंने देखी है फिल्म, उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा है कि इसमें भी वही गर्मा गर्म वड़ा पाव परोसने की कोशिश हुई है। क्योंकि देखिए क्या होता है कि पहली बात तो वामपंथी लोग शिवाजी को मानते नहीं है, उनके पुत्र को मानने की बात तो बहुत दूर की बात है। दूसरा, जब वो रिकॉग्नाइज भी करते हैं, जब एक्नॉलेज भी करते हैं, तो उसमें भी ये वड़ा पाव वाली बात डाल देते हैं कि उनके 13 या 17 जनरल्स जो थे वो मुसलमान थे। इसी तरह से जब संभाजी की बात आती है, तो उसमें भी उन्होंने, जो सोशल मीडिया में मैंने पढ़ा कि ऐसी कुछ बातें दिखाई गई है, सर्वधर्म समभाव की जो भावना है वो दिखाने की कोशिश हुई है, जिसकी आवश्यकता नहीं थी। लेकिन मैं अपनी तरफ से कुछ कह नहीं पाऊंगा क्योंकि मैंने फिल्म देखी नहीं है। लेकिन और भी कई सारी फिल्में हाल ही में पिछले 5-10 साल में आई हैं जो हिस्ट्री को छू कर जाती है, और उसमें कई मराठा वीरों की भी कहानी है। जैसे नाना जी पर भी एक फिल्म आई थी जिसमें अजय देवगन थे, जिसमें सैफ अली खान थे। इसी प्रकार से बाजीराव मस्तानी आई थी, उसमें जो मस्तानी का चरित्र है जिसे दीपिका पादुकोण ने चित्रित किया था, उसके बारे में भी बहुत सारी बातें इतिहास की पुस्तकों में उपलब्ध नहीं है। उसको मसाला डालकर परोसा गया एक तरह से। और आप इस तरह से तमाम जितनी भी
कहानियां हैं, चाहे आप जो पद्मावत को बिगाड़ कर जो पद्मावती बनाई गई, उस पद्मावती में अलाउद्दीन खिलजी का जैसा चित्रण होना चाहिए था, शायद वो थोड़ा बहुत सही था, थोड़ा बहुत सही था, लेकिन फिर भी जिस प्रकार से वो क्रूर था उतना तो नहीं दिखाया गया। हाँ, उसकी होमोसेक्सुअलिटी दिखाई गई, जो कि सही बात है, लेकिन देखिए, मोटे तौर पे राजेश जी जो कह रहे हैं, इससे मुझे थोड़ा सा मैं दुखी इस बात पर इसलिए हूं क्योंकि अभी कुछ साल पहले एक बात शुरू हुई थी कि नोएडा में एक वैकल्पिक फिल्म इंडस्ट्री शुरू होगी जो कि मुंबई को चुनौती देगी। और फिर मैंने सुना कि योगी आदित्यनाथ ने वहां पर बोनी कपूर को बुलवाया है। अब सोचिए कि एक ऐसा व्यक्ति जो मुंबई में सही काम नहीं कर रहा है, वह उत्तर प्रदेश में आके कैसे सही काम करने लगेगा। तो यदि आपको विकल्प खड़ा करना है मुंबई का, अगर आपने सोच लिया है कि पारसी थिएटर और उसके बाद इस्लामिक इन्फ्लुएंस, उसके बाद जो इप्टा जिसकी बात हमने अपने फिल्म वाले कार्यक्रम में किया था, जिसके अंतर्गत कम्युनिस्ट ने पूरी तरह से दखल कर लिया बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री को, इन सभी कारणों से अगर आप समझते हैं कि बॉलीवुड का अब और कुछ नहीं हो सकता, उसका जीर्णोद्धार नहीं हो सकता, उसको आप ऐसे जो मलिन विचारधाराएं हैं उससे मुक्त नहीं कर सकते, तो नोएडा में जो आप फिल्म इंडस्ट्री बना रहे हैं उनमें आपको फ्रेश टैलेंट चाहिए, उसमें आपको ऐसा टैलेंट चाहिए जो मलिन ना हो चुका हो बॉलीवुड की सोच से। तो इसलिए अगर हम एक तरफ और ध्यान दें कि हमारे देश में एजुकेशन के लिए जो सब्सिडी मिलती है उसमें जहां आवश्यक है वहां मिले ना मिले, जहां अनावश्यक है वहां सब्सिडी जरूर मिलती है, जिसमें से एक डिपार्टमेंट है FTII, फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जो पुणे में है। उसको जितनी सब्सिडी मिलती है उसके एक एक स्टूडेंट को, आप हैरान रह जाएंगे। JNU के बच्चों को भी हम लोग जो इतनी आलोचना करते हैं कि JNU को आप लोग क्यों इस तरह से लार दुलार के जब पाल पोस रहे हैं, JNU को इतनी सब्सिडी नहीं मिलती जितनी कि FTII को मिलती है। तो वो जो देश का संसाधन वहां पर जा रहा है, उससे कौन सा टैलेंट आप निकाल रहे हैं? वहां से ले आइए नोएडा में कुछ लोगों को जो FTII के फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं, उनको बताइए कि हमारे देश में जो फिल्में बनी हैं पिछले एक शतक से, वो किस तरह से गलत बनी है और हमें एक नई दिशा बनानी है। और नई दिशा अगर बनानी है तो नोएडा में जो फिल्म सिटी है जिसको और बड़ा किया जा रहा है, वो एक विकल्प बन के उभर सकता है। क्योंकि कम से कम पहला कदम तो हमें इस तरह से उठाना चाहिए, जैसे कि रामोजी स्टूडियो है हैदराबाद के पास। आपने देखा होगा कि आजकल दक्षिण भारतीय फिल्में बहुत अच्छी चल रही है, लोग आमतौर पे कहते हैं। हालांकि दक्षिण भारतीय फिल्में अच्छी नहीं चल रही है, केवल तेलुगु फिल्में अच्छी चल रही है, तमिल फिल्म अच्छी नहीं चल रही है, मलयालम फिल्म अच्छी नहीं चल रही है, कन्नड़ फिल्म अच्छी नहीं चल रही है। KGF के अलावा एक KGF अच्छी चली थी, नहीं तो ये अल्लू अर्जुन की फिल्में हो, रामचरण की फिल्में हो, जूनियर NTR की फिल्में हो, ये सब की सब तेलुगु फिल्में हैं। और तेलुगु फिल्में अच्छी क्यों चल रही है? क्योंकि वहां का राजनीतिक परिप्रेक्ष्य ऐसा है कि एक तरफ जहां पर जगन मोहन रेड्डी था तो दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू भी थे, और वहीं पर अभी पवन कल्याण भी है। बल्कि जो तेलंगाना में अभी जो मुख्यमंत्री है रेवंत रेड्डी, वो ABVP के एक्टिविस्ट रह चुके हैं टाइम पे, भले ही वो आज कांग्रेस में हो, इसलिए वो ज्यादा प्रोएक्टिव है। तो ऐसा जब एक राज्य का माहौल हो, ऐसा जब राज्य का माहौल हो, तो वहां फिल्म वाले भी थोड़ी हिम्मत करते हैं। क्योंकि बॉलीवुड की हिम्मत की जहां तक सवाल है, चाहे अनुपम खेर हो और कंगना रनौत हो, अजय देवगन हो, अक्षय कुमार हो, ये तो वेदर कॉक्स है। इन्होंने मोदी जी को पावर में आते हुए देखकर अपना रंग बदला है, क्योंकि 2014 से पहले ऐसा रंग हमने उनका देखा नहीं था। उस समय भी बहुत चीजें गलत हो रही थी बॉलीवुड में, इन्होंने कभी प्रोटेस्ट नहीं किया। तो इसलिए मैं समझता हूं कि एक सामाजिक राजनीतिक पृष्ठभूमि भी होनी चाहिए जिस पर कि ऐसे नए प्रयोग हो
और नई प्रतिभाएं आए जो ऐसे प्रयोग कर सके। जी जी राजेश सर, फिल्मों इतिहास और वही जो बात जो एक तरीके से सुजीत जी ने कही है, आपको आशा लगता है क्या कि क्या फिल्में सुजीत और जी ने इतिहास ये गोलमोल जो चल रहा है? जी सुजीत जी ने कैनवस इतना बड़ा कर दिया, उसके इतने अलग अलग पहलू उन्होंने रख दिया वहां पे। किस पहलू पे आपको चर्चा करनी है वो बोलिए आप। समस्या यही है कि यहाँ आते हैं, मिलते हैं सारे बॉलीवुड वालों से, वो सब भी आके यहाँ ताली वाली बजा देते हैं, ये सब लोग खुश हो जाते हैं, ब्यूरोक्रेट्स भी उनके साथ हॉपनॉप करते हैं, मिलना जुलना बड़ा अच्छा लगता है लोगों को, और अपना ले जाके कुछ अपना पहुंच जाते हैं सब। कोई एक निश्चित दृष्टिकोण या एक निश्चित दृष्टि या योजना ऐसी किसी के दिमाग में है नहीं, किसी की समझ में नहीं आता है। एक शिगुफा छूटता है, उसमें बॉलीवुड के लोग पहुंच जाते हैं, मुफ्त का जहां भी माल मिलेगा वहां पहुंच जाएंगे। तो कहीं को लगता है कि सस्ती जमीन मिल जाएगी, कहीं कोई सरकारी सुविधा मिल जाएगी, चलो जाके लूट लो। तो सरकार को लूटने के लिए तो सारे बैठे हुए हैं बॉलीवुड में। तो सबसे पहले बॉलीवुड सरकार को छोड़िए, आम जनता को कोई भी आदमी मिल जाए, उनको मुर्गा मिल जाए, उसको काटना है। तो अगर योगी जी मुर्गा बन के आएंगे तो योगी जी को भी ये काटेंगे सब, और उसका जश्न मनाएंगे। लेकिन अब कोई आवश्यकता नहीं है एक्चुअली, कहीं कोई फिल्म सिटी बनाने की आवश्यकता नहीं है। अभी जो फिल्म मेकिंग, जो फिल्म विधा है, उस पूरी तरह से डेमोक्रेटाइज हो गई है। आप वहां दिल्ली में जहां आप बैठे हुए हैं सुरजीत जी, आप श्रीकांत जी जहां बैठे हुए हैं, आप उस घर में अपनी एक फिल्म बना सकते हैं। अब कहीं कोई आवश्यकता ही नहीं है कि आपको कोई स्टूडियो खोजना पड़े, हर जगह कोई आवश्यक नहीं है। आप कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं, उसके लिए कोई एक निश्चित स्थान नहीं है कि आप उसको हैदराबाद में रामोजी फिल्म सिटी में ही करेंगे या मुंबई में जो बड़े बड़े स्टूडियो हैं उनके अंदर करेंगे। इसका कोई महत्व तो नहीं रह गया है। पूरी तरह से डेमोक्रेटाइज है। मान लीजिए कोई बहुत छोटा शहर है उत्तर प्रदेश का, वहां भी जाके कोई अपनी फिल्म बनाना चाहता है, बना सकता है आराम से। तो अब वो सारी परिस्थितियां नहीं है, इसलिए पूरा ही शगुफा ही है ये सब, फिल्म सिटी बनाने का और ये सब करने का। उसमें खाने पकाने का ही सब काम होता है, सरकार का पैसा मिलेगा जहां, वहां टूट पड़ेंगे। ये तो बड़े बॉलीवुड की एक ये बड़ी खासियत है। बॉलीवुड को छोड़िए, पूरी दुनिया की फिल्म इंडस्ट्री की ये खासियत है। सब हसलर होते हैं, जो बड़े बड़े नामी गरामी फिल्म मेकर है वो भी हसलर नंबर 1 होते हैं सब। और मैं तो उनमें से मिला हूं और उन लोगों को मैं जानता हूं अच्छी तरह से कि ये फिल्म मेकिंग हसलिंग बिजनेस ही है, किसी को मूर्ख बनाना है, क्योंकि दुनिया भर का पैसा लगता है फिल्म बनाने में, तो पैसा जुटाना पड़ेगा। तो उसके लिए रास्ते खोजे जाते हैं, लोगों को शीशे में उतारना पड़ता है, पैसे वालों को ढूंढा जाता है। किसी को शौक होता है कि किसी हीरोइन के साथ फोटो खिंचवा लें, तो फोटो खिंचवा के उस चक्कर में पैसा मिल रहा है तो उसको पैसा समेटना है। और ऐसा नहीं कि पैसा लेके बहुत सुंदर फिल्में बनानी है, वो भी कोई बहुत बड़ा उद्देश्य इनका नहीं होता। एक बार महेश भट्ट थे, या फिकी फ्रेम्स होता है, तो उसमें बातचीत कर रहे थे, तो मैं बड़ा उत्साहित था। मैंने कहा कि भाई कम से कम इनके अंदर थोड़ा तो कमिटमेंट होगा। लेकिन उनकी जो फिल्मों का पूरी लिस्ट देख लीजिए, उनकी जो फिल्मोग्राफी देख लीजिए, तो आपकी समझ में आता है कि ना कभी कोई कमिटमेंट नहीं रहा, क्योंकि तो सारी फिल्में ही नकल की हुई हैं। तो फिल्म इंडस्ट्री जो है वो, और मैं आप बता रहा हूँ, अवसर दुनिया भर के हैं। कला फिल्मों के क्षेत्र में भी दुनिया भर के अवसर है। इस समय कला फिल्मों की स्थिति ये है, और मैंने फिल्में देखने बंद करने का कारण ये भी था। और मैंने तो सारे अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल खुद जाके देखे हैं। मैंने 8-10 साल तक तो मैं बर्लिन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, कैन फिल्म फेस्टिवल, इन सब में जाता रहा हूँ स्वयं। वहां जाके मैंने उन सारी परिस्थितियों को देखा है। और जब मैंने नहीं बकवास फिल्म बन रही है जगह, तो मैं लिखा करता था कि भाई ये अवसर है, तुम लोग कुछ महत्वपूर्ण कर सकते हो। लेकिन नकलची बॉलीवुड, चाहे वो कला फिल्में हो या कमर्शियल फिल्में हो, हर जगह नकल, सब नकल चल रही है। तो ये लोग कहाँ से कुछ करेंगे नया? इनको नकल ही करने से फुर्सत नहीं मिलती है। उसी में लगता है कि हम इनकी रोजी कमा लेते हैं, तो लगता है कि यही करते रहो, यही चलाते रहो। तो फिल्म विधा जो है उसमें कुछ नया घटित हो रहा हो, कुछ कोई ब्रेक थ्रू अचीव किया जा रहा हो, ये सब नहीं हो रहा है। और उस प्रकार की दृष्टि भी किसी के पास नहीं है। सुजीत जी फाइनल रिमार्क कीजिएगा। हाँ, देखिए, मैं जो एक कह रहा था कि कमर्शियल फिल्म और आर्ट हाउस फिल्म समाज के 2 अलग अलग वर्गों को एड्रेस करती है, और उसमें आर्ट हाउस फिल्म के उदाहरण रह गए बाकी। और चूंकि राजेश जी ने एक बहुत अच्छी बात कही, उससे मुझे वो फिर से ध्यान आ गया। उन्होंने कहा कि आपको रामोजी स्टूडियो या कोई बॉलीवुड की आवश्यकता आज की डेट पे नहीं है। जिस तरह से टेक्नोलॉजी
आसान उपलब्ध हो गई है, आप अपने घर पे भी बना सकते हैं। तो मुझे इसी सिलसिले में आर्ट हाउस फिल्म्स के कुछ उदाहरण याद आए कि मुझे याद आता है कि जब हम लोग ब्लैक एंड व्हाइट फिल्में देखते थे, सत्यजीत रे के, मृणाल राय के, तो हमें अक्सर क्रेडिट्स में एक चीज, राम सेन। हाँ, क्रेडिट्स में एक चीज हमें दिखाई देती थी, स्पॉन्सर्ड बाय एनएफडीसी, नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। ये संस्था आज भी है जो स्पॉन्सर करती है, पैसे देती है। अगर पूरी तरह से अगर डॉक्यूमेंट्री बन रही है तो फिल्म्स डिवीजन एक है जो आपको स्पॉन्सर कर सकती है। मोदी सरकार है, अगर आपको फिल्म बनाना आता है, आपके पास एक प्लॉट है, आपके पास पूरा का पूरा फिल्म का एक प्रोजेक्ट है, तो प्रोजेक्ट सबमिट कीजिए। आप इंफॉर्मेशन ऑन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री में जाइए, आप कल्चर मिनिस्ट्री में जाइए, क्योंकि वहां पर और भी डिपार्टमेंट्स है जहां से आपको पैसे पैसे मुहैया कराए जाएंगे। क्योंकि उस जमाने में जो सरकारें थी कांग्रेस की और पश्चिम बंगाल में जो कम्युनिस्ट सरकार थी, उसका आर्ट हाउस फिल्म वालों ने पूरी तरह से भरपूर फायदा उठाया। अब क्या होता है कि हमारी तरफ जो हम मान लेते हैं कि ये लोग हमारी तरफ हैं, इनमें कुछ लोग तो हैं जिनको फिल्म बनाने की विधा, उसका उसका ज्ञान है। और यही कारण है जो राजेश जी कह रहे थे कि स्वातंत्र्य वीर सावरकर उनको थोड़ी बहुत अच्छी लगी, क्योंकि हुड्डा को, रणबीर हुड्डा को वो विधा आती है। इसी प्रकार से विवेक अग्निहोत्री को भी वो विधा आती है। हालांकि कश्मीर फाइल्स जब उन्होंने बनाई तो वो फीचर फिल्म होते हुए भी लग रहा था कहीं कहीं कि डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स है और उनको जोड़ दिया गया, मतलब एक तरह से डॉक्यू ड्रामा है। तो 89 से 92 तक कश्मीरी पंडितों पर, कश्मीरी हिंदुओं पर जो अत्याचार हुए, वो विभिन्न पात्रों पर हुए, विभिन्न चरित्रों पर हुए, पर वो सारी कहानियां एक महिला पर थोप दिया गया। चाहे वो खून से सना हुआ चावल खिलाना हो, चाहे आरी से काट देना हो, ये अलग अलग महिलाओं के साथ वहां घटित हुई थी। लेकिन अगर आप कश्मीरी फाइल्स देखें या फिर जो लाल बहादुर शास्त्री पर उनकी जो टाशकेंट फाइल्स बनी थी, वो फिल्म आप देखें, जिसको बनाने का तरीका जो था वो पता नहीं आपने वो फिल्म देखी है कि नहीं, वो भी आर्ट हाउस फिल्म है, एक रुका हुआ फैसला। बहुत पुरानी फिल्म है, आर्ट फिल्म है। तो टाशकेंट फाइल्स के बनाने का स्टाइल जो था वो एक रुका हुआ फैसला की तरह था, जहां एक कमरे के अंदर बहस हो रही है लोगों के बीच में। बिल्कुल वही अप्रोच था। वो भी नकल किया हुआ विषय था। तो हमारे यहाँ इस तरफ भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनको आर्ट ऑफ सिनेमा का ज्ञान है, तो उनकी मदद आप ले सकते हैं। मुझे हैरानी है कि अभी तक विवेक अग्निहोत्री नोएडा क्यों नहीं पहुंचे, उनको तो सबसे पहले मिलना चाहिए था योगी जी के साथ। और इसी प्रकार से जैसे कि हम लोग देखिए, हम लोग वीडियो का काम कर रहे हैं, वीडियो भी एक प्रकार की फिल्म है, और हम लोग अपने घरों से कर रहे हैं। हमारे पास थोड़ा सा बजट हो जाए तो हम मोहल्ले में भी एक फिल्म बना सकते हैं, बिल्कुल संभव है। तो उससे क्या होगा कि ये दूसरा वर्ग जो समाज का है, जो कि कमर्शियल फिल्म को सीरियसली नहीं लेता और आर्ट फिल्म में जो भी बात कही जाती है उसको सच मान लेता है, उस एलीट वर्ग तक भी हमें पहुंचना जरूरी है। क्योंकि एलीट वर्ग जो है वो भले ही छोटा हो, वो बहुत प्रभावशाली वर्ग है। वो कहता है, वो बाकी समाज को बताता है कि तुम्हें क्या सोचना है, तुम्हें क्या करना है। क्योंकि वो जो मिडिल क्लास का इंटेलेक्चुअल है वो पुअर क्लास को भी रूल करता है। क्योंकि जितने भी देश में, हर एक देश में जहां जहां आंदोलन हुआ, कोई एक ऐसा नेता था मध्यम वर्ग से आया हुआ, गरीब कभी भी उस तरह का नेता हुआ नहीं है। एक तरह से देखा जाए तो हमारे यहाँ बहुत से बड़े बड़े नेता हुए हैं जिनको कहा जाता है गरीब परिवारों से आए थे, लेकिन हाँ चलिए स्कूल मास्टर के बेटे थे या कुछ भी थे, मध्यम वर्ग के थे। बिल्कुल गरीब जो है, मैं लेनिन की एक बात मानता हूं, हालांकि थोड़ा बहुत रूड लगता है। लेनिन ने कहा था कि भिखारी कभी आंदोलनकारी नहीं हो सकता। तो ये जो बात है ना, जो जिसको खाने के लाले पड़े हुए हैं वो सोच नहीं सकता। तो ये हमारा जो वर्ग है, हमारे पास पैसे कम हैं लेकिन खाने के लाले नहीं पड़े हैं, उतना तो जुगाड़ हो जाता है, उतना तो हम कमा लेते हैं। तो हम अगर अपने संसाधन को पूल इन करें, इकट्ठा करें
और इस तरह के प्रयास होने चाहिए, मेरे ख्याल से हो भी रहे हैं। कुछ कुछ कभी कभार शायद आपको किसी ओटीटी प्लेटफॉर्म में मिल जाए, हालांकि वहां पर भी उसके उनके अपने चोचले हैं। वहां आपको तो 5 में से 3 आपको गे रिलेशनशिप दिखाना पड़ेगा, तभी आपको मंजूरी मिलेगी। और बाकी सब आप नेटफ्लिक्स का हाँ तो पूरा का पूरा बजट ही इसीलिए है। हर एक फिल्म, हर एक वेब सीरीज में अगर हाँ किसी को LGBTQ+ ना दिखाई दे, हाँ मैंने शोध किया इस पर। मैं आपको बताऊं सुजीत जी, नेटफ्लिक्स अभी तक हम्म 78 ऐसे वेब सीरीज जो भारत में नेटफ्लिक्स के उस पर है, जिनमें LGBTQ+ का कोई एक व्यक्ति या तो हीरो हम्म है या हीरो के साथ है। हाँ 78 हाँ नहीं नहीं, बिल्कुल तो बिल्कुल। उसकी वो जो तो इकोसिस्टम। आखिरी एक बात कह के मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं कि एक और संस्था है NSD, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के कई सारे फ्रेश ग्रेजुएट्स नुक्कड़ नाटक करते हैं, आप जानते होंगे। दिल्ली विश्वविद्यालय, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, इन जगहों पर तो नुक्कड़ नाटक होते ही रहते हैं उनके कैंपस पे, बल्कि ये भाड़े पे भी काम करते हैं। ये मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो, तो ये लोग जब आउटर दिल्ली में जब प्रचार करने जाते हैं, तो जहां पे जाटों के गांव हैं, बहुत सारे गुज्जरों के गांव हैं, उन जगहों पर ये नुक्कड़ नाटक लेके जाते हैं। वहां पे वो एक स्क्रिप्ट दे देते हैं कि भाई देखो, इस प्रत्याशी का और इस पार्टी का प्रचार करना है, तुम नाटक की एक पटकथा लिखो जो कि हमारी राजनीति को सूट करे। अब मान लीजिए उसी चीज को थोड़ा आप बजट बढ़ा लीजिए, उसकी एक फिल्म बन जाएगी। आप जो इस छोटे से बजट में आप जो चाहे लोगों तक अपनी बात जिस तरह चाहे पहुंचा सकते हैं। ठीक जी। देखिए, ये सब छोटा राजेश जी फाइनल नहीं रिमार्क क्योंकि कीजिएगा। राजेश सर फाइनल रिमार्क कीजिएगा, लेकिन मैं आपको इसमें बस एक चीज जोड़ रहा हूं। एक PSBT भी है राजेश जी, हाँ PSBT, और वो कॉमरेड का इतना बड़ा अड्डा है। मुझे याद है 2009-2010 में मैं 1.5 साल लगा रहा एक डॉक्यूमेंट्री फाइनेंस करवाने के लिए उन कमबख्तों से। उन कमबख्तों ने, राजीव मल्होत्रा कौन था उसमें, उसने फाइनेंस करके नहीं दिया, और इतनी बेहतरीन डॉक्यूमेंट्री थी वो बन ना पाई। फिर वो किसी और ने फाइनेंस किया तो डॉक्यूमेंट्री बन पाई। जी पीएसबीटी वगैरह ये सारा एस्टैब्लिशमेंट इन सब का किया हुआ है ना, मतलब कि पीएसबीटी, और देखिए उस पीएसबीटी का अरेंजमेंट था दूरदर्शन के साथ। तो दूरदर्शन ने फिल्म्स डिवीजन की डॉक्यूमेंट्री लेना बंद कर दिया, वो पीएसबीटी की डॉक्यूमेंट्री खरीदता था। तो एक रेडीमेड मार्केट मिल गया उनको, और वो अपना करते रहते थे, अपना सिस्टम उनका चलता रहता था। ये सब दिल्ली का आप लोगों का है भाई, सब दिल्ली में जो लुटियंस जोन है, इसके किस्से कहानियां हैं, वो सब उनके तरीके हैं। और आप जो कह रहे थे ना कि NFDC ये सब जो है, मतलब कि सारे मुफ्तखोर पहुंच जाएंगे, चाहे वो दक्षिणपंथी विचारधारा के मुफ्तखोर हो या वामपंथी विचारधारा के मुफ्तखोर हो। अच्छा काम करने के लिए कोई नहीं पहुंचता है। तो अब गनीमत यह, और मैं तो इस बात को बार बार, अमीर चंद जी जब संस्कार भारती का काम देखते थे, अब तो उनकी मृत्यु हो गई, तो उनको बार बार यही मैं कहता था कि आप बंद करिए ये सब। CFSI है, फिल्म्स डिवीजन है, NFDC है, इन सबों को बंद करिए। ये सब मुफ्तखोरों के अड्डे हैं। ये IFFI वगैरह जो आप करते हैं, आपका जो डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल है, इसको बंद करिए। मैंने उस बड़े लंबे लंबे आर्टिकल लिखे, और मैंने तो NFDC के भ्रष्टाचार को उजागर किया, और मेरे ऊपर इन लोगों ने मानहानि के लिए इन्होंने नोटिसें भेजी दुनिया भर की। बड़ा तमाशा हुआ, और फाइनली वो हटाई गई नीना गुप्ता वहां से। तो मैंने तो बहुत इस क्षेत्र में बहुत सोचा है, समझा है, और मैंने बार बार कहा है इन लोगों से कि बंद करिए। एक बार बंद कर देंगे, जैसे कि वो ट्रंप की स्ट्रेटजी देखिए कि भाई बंद कर दो। अगर USA एक बार बंद हो गई, तो इसके बाद तो ऐसे ही साफ हो जाएंगे ना सब। तो इनको बंद करो, तो एक बार में सब के सब निकल जाएंगे उसके अंदर। तो वही सब बैठे रहते हैं, वही सारे पत्रकार US का पैसा लेके, जो पैसा जो पत्रकारों को मिलता है ना, उसमें वो सब है। लेकिन आप देखिएगा तो पहुंच जाएंगे सब इसी गोवा में, वो पहुंच जाएंगे हर जगह, जो है सरकारी पैसे पे पहुंचे रहते हैं, बड़े बड़े होटलों में रहते हैं, सब कुछ। मुझे भी कभी कभी ऐसा अवसर मिला है, इसलिए मैं इस कथाओं इन सबों का किस्सा जानता हूँ। और बहुत थर्ड रेट जर्नलिस्ट है सब, वो सब। फिल्म विधा की भी ऐसी कोई बहुत अच्छी समझ नहीं है, लेकिन अपना हर जगह जमे हुए हैं। दिल्ली तो इसके लिए है ही, दिल्ली मुफ्तखोरों की नगरी है। तो
दिल्ली में पैरासाइट्स को छोड़ के तो मैं तो कुछ समय मैंने बिताया वो प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम वाला जो था उसमें, और मैंने देखा कितनी डिस्गस्टिंग जगह है दिल्ली। मुझे लगा ये तो सारे पैरासाइट ही हैं, सबको अपना अपना फायदा देखना है। चाहे बड़े बड़े नामों को मैंने देखा कि अपना अपना लाभ कहाँ किस मिनिस्ट्री से कैसे किस विभाग से कैसे मिल रहा है वो मिल जाए, बस यही सारा जो है उद्देश्य सबके जीवन का रहता है। न कला में कोई दिलचस्पी है, न फिल्म कला में दिलचस्पी है, न किसी भी कला में दिलचस्पी नहीं है। पैसा कैसे आएगा, पैसा जो है कैसे आप किस जगह प्रतिष्ठापित हो जाएंगे जिससे कि आपकी किताब जो है उसके लिए पैसा मिल जाए, किताब छप जाए, आप एक पब्लिश्ड ऑथर हो जाए, ये सारी चीजें जो है मैंने देखा है वहां पे। कैसे आपको कोई फेलोशिप मिल जाए, कैसे और सारी सुविधाएं वहां जो मिलती रहती हैं, पैसा आता रहता है। तो ये मुफ्तखोरों की नगरी है, इसीलिए मुफ्तखोरी को बंद करना है तो उसे बंद कर देना चाहिए। एनएफडीसी वगैरह ये सब इन लोगों के बस की बात नहीं है, और ये इनको तो कोई भी चीजें में उतार लेता है। मोदी जी जाएंगे, बड़ा अगर भीड़ जुटा देता है, वो प्रसून जोशी इनके इर्द गिर्द 10-12 स्टार्स को जुटा देता है तो मोदी जी अभिभूत हो जाते हैं, भाई स्टार्स आ गए, चलो ठीक है, प्रसन्न है, आनंदित है। तो यही सब चलता रहता है, और ये जानते नहीं है, ना मोदी जी जानते हैं, ना योगी जी जानते हैं, ना कोई जानता है कि इनको मुर्गे की तरह ही देखा जाता है कि मिले कहीं ना कहीं से लूट हो, मुर्गा कटे तो जश्न मनाया जाए। अपने बाप के पैसे से कोई नहीं फिल्म बनाना चाहता है। वो जमाना लग गया जब लगाया अपना पैसा कभी कभी लगाया करते थे लोग, लेकिन उस समय भी नहीं लगाते थे। जनरली एक बार अनाउंस होती थी फिल्म, स्टार कास्ट वगैरह अनाउंस होती थी तो डिस्ट्रीब्यूटर्स वगैरह सारे पैसा लेके चले आते थे, फिल्म की फंडिंग हो जाया करती थी। कभी कभी मान लीजिए फिल्म बड़ी बुरी तरह फ्लॉप हो गई तो कभी कभी कुछ पैसा लौटाना पड़ता था। उसमें भी अरेंजमेंट ऐसे होते थे कि थोड़ा कम ही लौटाना पड़े, और जो कास्टिंग वगैरह जो फिल्म की ऐसी उल्टी थी। ये भारत की नहीं, ये हॉलीवुड से लेके बॉलीवुड हर जगह की यही स्थिति है। फिल्म इंडस्ट्री जो है वो बड़ी भयंकर इंडस्ट्री है, यहाँ कोई किसी का मित्र नहीं, धन महत्वपूर्ण है। तो किसी का कोई कमिटमेंट नहीं है कि संभाजी महाराज उनके ऊपर हम फिल्म बनाएंगे, देश के अंदर एक राष्ट्रवाद का ज्वार उठाएंगे और लोग जानेंगे उस महान योद्धा के बारे में। ये उद्देश्य ही नहीं था इस फिल्म को बनाने का, उद्देश्य है धन कमाना जी बस। लेकिन उन उद्देश्यों की पूर्ति होगी कि नहीं होगी, बहरहाल मैं इस बात से खुश हूं। इस फिल्म में तो मुझे जो देखा तो मैंने रिएक्शन वगैरह, मुझे नहीं लगता है कि एक हफ्ते के बाद कुछ चलने वाली है, लेकिन देखते हैं। मैं इस बात से खुश हूं, गलत भी हो सकते हैं, ऑप्टिमिस्टिक हूं, मैं इस बात से खुश हूं। चलिए संभाजी महाराज पे फिल्म तो बनी, कैसे भी बनी। हाँ, शुरुआत तो हुई है। हाँ, आप कह सकते हैं शुरुआत पहले बनी है, मराठी फिल्में बनी है वो सब है, लेकिन कोई बनाए आपने अगर विषय को प्रीएम्प्ट कर दिया। मान लीजिए आप कोई किताब लिखने जा रहे हैं सुरजीत जी, श्रीकांत जी, आपको पुस्तक लिखने का प्लान बनाए हुए हैं, आपने बड़ी सुंदर एक डॉक्यूमेंट्री की कल्पना कर रखी है और आप उसकी तैयारी कर रहे हैं, आपने अच्छी स्क्रिप्ट भी लिख ली है, और उसमें पता चलता है कि ये आएंगे उस विषय को प्रीएम्प्ट कर देंगे, थर्ड रेट कुछ बना देंगे, थर्ड रेट में किताब लिख दी जाएगी जिसके अंदर सारे पहलुओं को ठीक से बिना शोध किए हुए छुआ जाएगा, खत्म मामला। एक बार तो आप जाते जाते मैं एक समाधान सुझा दूं, जाते जाते एक समाधान सुझा दूं, उनका पैसा नहीं है, समाधान भी राजेश जी की बातों से ही आ रही है, और वो समाधान वहीं से आ रहा है क्योंकि जिस प्रकार से इन्होंने एनएफडीसी की पोल खोली और अन्य जो विभाग हैं उनके अंदर क्या चलता है, मेरा अनुभव भी बिल्कुल इसी तरह से संगीत नाटक अकेडमी, ललित कला अकेडमी और साहित्य कला अकेडमी, तीनों में मेरा यही रहा है। देखिए, ये जो 3 एकेडमीज जो हैं, इनका मूलतः काम ये था कि ये कला या साहित्य के जिस विभाग की देखरेख कर रहे हैं, वहां के जितने भी बड़े बड़े वहां के जो कोलोसस हैं, जो बड़े बड़े ये है, उनको वो प्रोत्साहन दे सके, और जिसको कहते हैं उन्हीं की भाषा का प्रयोग कर रहा हूं जो ब्यूरोक्रेसी में यूज होता है, नॉन टेंजिबल एसेट। तो जैसे आप भरतनाट्यम के प्रोपोनेंट हैं, तो आपको, क्योंकि भरतनाट्यम एक प्रोडक्ट नहीं है, एक कला है, तो वो नॉन टेंजिबल है, वो एक वस्तु नहीं है जिसको आप हाथ में पकड़ सके। तो ब्यूरोक्रेटिक लैंग्वेज में ये लोग कहते हैं, मैंने इनके फाइलों में भी देखी है कि नॉन टेंजिबल हेरिटेज, नॉन टेंजिबल ग्लोरी ऑफ इंडिया, ये सब बड़ी बड़ी बातें करते हैं। लेकिन हकीकत में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि सोनल मानसिंह भी है, बहुत प्रखर, वो ओडिशी की नृत्यांगना है, और इस तरह से आपने किसी एक भरतनाट्यम की नृत्यांगना को ले लिया। आपका काम यह है कि दोनों को आप प्रोत्साहन दें,
उनको अगर कहीं कार्यक्रम करना हो तो किस तरह से उसको आप सुलभ कर सके, सहज कर सके, ये बल्कि वो करते क्या है कि दो डांसर्स को, दो सिंगर्स को आपस में लड़वा देते हैं। फिर एक ऐसी अनहेल्दी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है जहां पर कि जिनके नजदीक जो पत्रकार है उनको प्राइवेटली बुलाकर वो कहते हैं कि देखो वो वाली जो डांसर है ना वो सही नहीं है, वो वाली जो सिंगर है ना, मतलब ये उनकी गलती नहीं है, वो एक ऐसा सिचुएशन ये ब्यूरोक्रेट्स खड़ी कर देते हैं। इसलिए मैं जो समाधान की बात कर रहा था कि इस सोच को लेकर कोई एक सरकार आए कि आखिर ये फिल्म का माध्यम हो, संगीत का माध्यम हो, लेखन का माध्यम हो, ये समाज के लिए कितना भी महत्वपूर्ण क्यों ना हो, ये सरकारी काम नहीं है। ये सरकारी काम चूंकि नहीं है, सरकार की दखलंदाजी इसमें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बहुत क्रूड लैंग्वेज में अगर मैं कहूं तो एक समय राजे महाराजे, जमींदार, नवाब लोग अय्याशी करने के लिए इन लोगों को पालते पोसते थे। आपको पता होगा कि औरंगजेब के गिरने से पहले, कि गिरने के बाद जब उर्दू भाषा का उत्थान शुरू हुआ तो मीर तकी मीर एक तरह से भीख मांगते थे, नवाबों के पास जाते थे, कसीदे पढ़ते थे, उसके बदले में उनको अशरफिया मिलती थी। सत्यजीत रे की एक फिल्म है जिसको कान फेस्टिवल में पुरस्कृत किया गया, जौलशा गौर, छवि विश्वास ने बहुत बढ़िया रोल किया उसमें। उसमें जो फॉलिंग फ्यूडल सिस्टम ऑफ इंडिया जो है, फ्रेंच लोगों को वो फिल्म इतनी अच्छी क्यों लगी, क्योंकि उसमें भारत का फ्यूडलिज्म दिखाया गया। तो एक तरह से ये संगीत, नाटक, लेखन, इन सबको प्रोत्साहन देना, जिस प्रकार से फ्रांस में किया जाता है, फ्रांस में दिल्ली के अंदर आलियोस फ्रांसेस है जहां फ्रेंच भाषा सिखाई जाती है और उसके लिए फ्रेंच सरकार अच्छा खासा धन मुहैया कराता है, लेकिन फ्रेंच इकोनॉमी की अगर आप बात करें, बहुत हेल्दी इकोनॉमी नहीं है, अमेरिका की तरह हेल्दी इकोनॉमी नहीं है। तो ये एक तरह का इंडल्जेंस है। तो भले ही फिल्म कितना भी आवश्यक हो समाज के लिए, टैक्स पेयर का पैसा लेकर आप ऐसे लोगों को दे रहे हैं जो कि पिरामिड के टॉप पर है। क्योंकि अगर 140 करोड़ भारतीय जनता की बात करें तो हर कोई तो फिल्म मेकर बनना नहीं चाहता। हाँ, हमारे यहां पर जब तक हमने नर्सरी केजी का जो प्राथमिक शिक्षा है वो हमने अभी तक सुनिश्चित नहीं किया कि सब सारे बच्चों को प्राथमिक शिक्षा मिले, वहां पर कुछ एक शौकिया चीज फिल्म बनाना है, उस पर आप करदाता का पैसा खर्च कर रहे हैं। ये सोच, इस सोच को ध्यान में रखते हुए कोई एक भविष्य में सरकार आए जो इन सारे विभागों को बंद कर दे। और एक बार जब विभाग ये बंद हो जाएंगे तो क्या ये कलाएं बंद हो जाएगी? नहीं, ये कलाएं बंद नहीं होंगी, क्योंकि एक चीज आप देखिए जिसका गलत इस्तेमाल होता है, सीएसआर, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो सीएसआर को आप इस तरह से बदल सकते हैं कि बड़ी बड़ी कंपनियों से पैसा आए। बहुत सारी जो उद्योगपतियों की पत्नियां हैं वो खास करके ऐसे रुचि रखती है कि वो अपना एक सोशल पक्ष दिखाए। वो जो महिलाएं हैं वो कमानी ऑडिटोरियम जैसे, सिरी फोर्ट ऑडिटोरियम जैसे इनका कार्यभार ले सकती है अपना प्राइवेट फंड से। तो प्राइवेट फंड में क्या होगा की कौड़ी हो जाएगी। नहीं, प्राइवेट फंड में क्या होगा, अकाउंटेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। आप नरेंद्र मोदी से लेकर पैसा बर्बाद कर सकते हैं, आप अंबानी से या अडानी से पैसा लेकर बर्बाद नहीं कर सकते। आपको चौपट कर देगा वो गलतफहमी मत रहिए। आप जानते नहीं है कलाकारों की मानसिकता। उनको बस मिलना चाहिए पैसा, अपना अयाशी वो सबको शीशे में उतार सकते हैं और सबको लेकर बर्बादी करते हैं सब। और ये लोग जानते नहीं है, सबको थोड़ा सा चाहिए कि हाँ भाई जुटे हुए हैं फिल्म स्टार, हम भी हैं उनके बीच में खड़े, और उतने में ही लोग अभिभूत हैं। बुलाते हैं स्टार्स को, करोड़ों रुपया दे के शादी वादी में बुलाते हैं, लोग खुश रहते हैं कि भाई चलो स्टार के साथ फोटो खिंच गया। तो ये सब चलते रहता है। लेकिन मेरा ये कहना है जो आपने कहा कि भाई सरकार इससे निकल जाए, क्योंकि आपकी क्षमता के बाहर है ये सब। एक तो ये है कि आप देख लीजिए ना, आपके जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है उसके ब्यूरोक्रेट्स किस हद तक कला की जानकारी रखते हैं। एक बार क्या हुआ कि हमारे एक थे उस समय सेक्रेटरी कल्चर हुआ, तो उन्होंने मुझसे कहा कि मैंने उनसे कहा कि चलो आओ मुंबई आओ, मैं मीटिंग करता हूँ, सारे कलाकारों को बुलाता हूँ। और मैंने सारे कलाकारों को बुलाया, और बहुत बड़े बड़े नामी गिरामी कलाकार, दृश्य कला के, फिल्म कला के भी, फाइन आर्ट्स के, बाकी
विजुअल आर्ट्स के भी सारे लोग, संगीत और नाटक, सब लोग जुटे। बड़ी बड़ी हस्तियां थी उनमें। कुछ लोग जो है संगीत नाटक अकादमी के जन चेयरमैन भी थे, सब कुछ सारे लोग जुटे। तो वहां मैंने देखा पहली बार नाटक को कि साहब वहां बस इसीलिए लोग आए और 100-200 लोग जुट गए थे उसके अंदर, तो बड़े बड़े नाम, लेकिन उद्देश्य यही था कि साहब हमें कैसे कहां से धन मिल जाए, और हमें धन मिल जाए तो कैसे हम उसे लुटाएं। तो एक जने का एक प्रपोजल था कि साहब मैं 200 जगह पे मैं आर्ट स्पेस बनाना चाहता हूं, आप हमें 100 करोड़ रुपए दे दीजिए या 200 करोड़ रुपए दे दीजिए, मैं 200 जगह पे आर्ट स्पेस बना दूंगा। तो मेरा दिमाग ठनका। हमने कहा कि एक तो मेरा दिमाग थोड़ा खराब हो गया उस समय, तो मैंने उठ के कहा कि दिमाग खराब हो गया आपका, मैंने मेरा पैसा है, ऐसे लग रहा है कि उड़ा देने के लिए एकदम तैयार बैठे हुए हैं आप लोग। हमारे यहाँ ऑलरेडी कल्चरल स्पेसेस हैं। बचपन में मैंने देखा है कि गांव में, कस्बों में रामलीला मैदान होते हैं, वो कल्चरल स्पेस नहीं था क्या? उसको नहीं विकसित कर सकते थे क्या अपने आप? उनको सपोर्ट करके नहीं कर सकते, लेकिन इनको चाहिए अलग से करने के लिए। और कुछ लचर सा थर्ड रेट प्रोग्राम करते हैं, लेकिन प्रसिद्ध हैं। संगीत नाटक अकादमी के अध्यक्ष भी बने थे वो, लेकिन प्रसिद्ध है, सब कुछ है, और सारे प्रसिद्ध लोग वहां थे। और मैं देख रहा था कि प्रसिद्ध लोग जो है वही, जैसे कि राजा महाराजा। तो ये जो सरकार का जो ये अप्रोच है कि हम राजा महाराजा हैं, हम इनको ये लार्जेस्ट देंगे और हम इनको प्रमोट करेंगे। अरे आप नहीं प्रमोट करेंगे, जिसको प्रमोट करना मतलब आपके कहने का मतलब है सब खत्म होना चाहिए है, ये सारी चीजें खत्म होनी चाहिए, ये सारे सरकार विभाग बंद होने चाहिए, टैक्सपेयर का पैसा नहीं देना चाहिए। बस का नहीं है। हाँ, और ये सारा कुछ पैसा कमाने के लिए हो रहा है, इनका राष्ट्रवाद और तमाम तरह की चीजों से। फिल्म इंडस्ट्री में तो बिल्कुल ही, फिल्म इंडस्ट्री में सरकार को एक पैसा नहीं देना चाहिए। अगर मदद करनी है तो कर दीजिए भाई, एंटरटेनमेंट टैक्स मत रखिए, ये सब मत करिए, थोड़ी ये मदद कर दीजिए, लेकिन पैसा ऐसा जो है उनको अपना इकट्ठा करने दीजिए। जिसको अपनी फिल्म बनाना होगा पैसा इकट्ठा भी कर लेगा, फिल्म बना भी लेगा। और मैं ये बता रहा हूं आपसे कि अगर आपने कष्ट सह के फिल्म बनाया है, यहाँ वहां से पैसा इकट्ठा करें, तो संभावना यह है, क्योंकि आपकी प्रतिबद्धता है अपने विषय के प्रति, तो संभावना यह है कि आप बहुत ही सुंदर एक कोई नई चीज कह रहे हैं। आप बस कुछ कहने के लिए इसलिए सारा परिश्रम लगा रहे हैं, अपना धन लगा रहे हैं, अपना सब कुछ धन, तन मन धन से जुटे हैं उसके लिए। जब आपको कुछ कहने के लिए नहीं होगा तो दूसरे का पैसा लेके उड़ाने के लिए आ जाएगा, तो फिर डाक के 3 पात होंगे। बहरहाल राजेश सर आप जुड़े, सुजीत जी आप जुड़े, और छावा से लेकर हम पता नहीं किन किन मुद्दों पर बात कर ली, और आज निष्कर्ष भी निकला कि सरकार को क्या करना चाहिए। दरअसल सरकार को दुधारू गाय बनकर नहीं रहना चाहिए कि जो आए और थन लगाए, आपके थन से मुंह लगाए और दूध पी ले। सरकार को भी बहुत सारे मुद्दों पर एक बेहतर सोच रखनी चाहिए, लेकिन सवाल ये है कि सरकार को ये बताए कौन बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे। मुझे लगता है सुजीत जी आप बांधेंगे या राजेश जी आप बांधेंगे, और आप दोनों को बांधते हुए मैं देखूंगा और उस पर एक और वीडियो बनाऊंगा। लेकिन घंटी नहीं, कोशिश तो हम लोग कर सकते हैं। लेख लिखता हूँ, उसमें भी घंटानाद होता रहता है। ट्विटर पे आपने देखा होगा, सुरजीत जी आप मुझे फॉलो करने लगे हैं, तो वहाँ क्या मैं करता हूँ, क्या क्या बोलता हूँ। नहीं, मैं तो फॉलो करता था आपको, लेकिन आपका हैंडल शायद बदल गया था, शायद पिछला वाला बैन हो गया था। नहीं, इस बार मैं फॉलो करता हूँ, ये चल रहा है, पिछले 1-2 साल से चल रहा है। मैं खुला फॉलो किया करता था। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ जुड़े आप दोनों लोग, उसके लिए बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे किसी वीडियो में, करेंगे राष्ट्रहित में एक और चर्चा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, नमस्कार, जय हिंदू राष्ट्र, वंदे मातरम, जय हिंदू राष्ट्र।